हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने एंड में तुम्हें डेल्टा एस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड बताया था, एंड उसके बाद में हमने डेल्टा एस ऑफ फेज चेंज भी बताया था। ओके, सो क्या करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं एंड उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे हम। तो देखो, गेट इक्विप टू आईआईटी जेई जो है, गेट इक्विप टू आईआईटी जेई, ये जेई एडवांस वाला पार्ट जो है, उसमें क्वेश्चन नंबर 31, गेट इक्विप टू जेई एडवांस का क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करो। कशिश, जितना सिलेबस में हुआ है उतना ही आएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट जो है उसमें मेनली फर्स्ट लॉ आएगा एंड थर्मोकेमिस्ट्री आएगा। हमारा तो वैसे पूरा चैप्टर हो जाएगा, बट थर्मोकेमिस्ट्री एंड फर्स्ट लॉ वाला पार्ट आएगा। हमारा तो वैसे आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। यस प्रैक्टिस, सेकंड लॉ एग्जाम में मतलब टेस्ट में नहीं आएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट में, बट हमारा आज फिनिश हो जाएगा चैप्टर। यस, एंट्रोपी और उसके बाद वाला पार्ट नहीं आएगा टेस्ट। तो गेट इक्विप टू जेई एडवांस का क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करो। अभी इसके बाद इक्विलिब्रियम आएगा, जिसमें केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। देन रिडॉक्स वाला पार्ट आएगा, तो उसके बाद 11th वाला जो फिजिकल केमिस्ट्री है कंप्लीट हो जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम एंड रिडॉक्स रिएक्शन वाला पार्ट बचा है 11th के फिजिकल केमिस्ट्री।
आलोक बैकलॉग का तो हमने बताया था यार, बैकलॉग कैसे कवर करना है, पेरेंट्स मीटिंग के टाइम बताया था। जो भी बैकलॉग वाला पार्ट है उसको कब तुम कवर करोगे, फ्री टाइम में। मेन फोकस तुम्हारा करंट टॉपिक जो चल रहा है उस पर होना चाहिए, एंड बैकलॉग जो भी है वो फ्री टाइम में कवर कवर करो, जब भी तुम्हारे पास फ्री टाइम होता है। सर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो जाता है बट क्वेश्चन क्रैक नहीं होते। तो ये इसलिए होता है बिकॉज तुम सेम डे होमवर्क नहीं करते हो। अगर तुम सेम डे होमवर्क नहीं करते तो यही प्रॉब्लम होगी, तुम कॉन्सेप्ट तो तुम्हें आएगा बट तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम सेम डे होमवर्क कर लेते हो देन क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। आलोक टाइम कैसे नहीं मिलता भाई, क्या 7 डेज तुम्हारे जेई के लेक्चर हो रहे हैं, नहीं ना? तो कॉलेज लेक्चर वाले दिन करो ना कवर। कॉलेज लेक्चर वाले दिन हमारा जो बैकलॉग है वो कवर करो। यस जस्ट, तो टीडब्ल्यूटी अगर तुमने टाइम पर होमवर्क किया होगा देन टीडब्ल्यूटी का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। जिस भी चैप्टर का टीडब्ल्यूटी आने वाला है अगर उसका तुमने टाइम पे होमवर्क कंप्लीट कर दिया होगा देन टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर तुम टाइम पे सॉल्व ना करके जस्ट टीडब्ल्यूटी के टाइम पे सॉल्व करने लगोगे देन फिर तो प्रॉब्लम होगी बस। यस जस्ट ब्रेक मिलता है 11th के बाद। आ, एक वीक का एक वीक का 10 दिन का ब्रेक आता है। सिद्धि ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं कर पाता है, जिन क्वेश्चन में डाउट रहता है उनको होमवर्क में ये डाउट लेक्चर में पूछा करो। सारे क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाता है, कुछ क्वेश्चन तो रह ही जाते हैं। 11th का पोर्शन खत्म हो जाता है फेब के अराउंड। आंसर आया किसी का? यस दिस इज फर्स्ट पेज। हमें लास्ट लेक्चर में एंड में तुम्हें डेल्टा एस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड बताया था, इसके अलावा फिस्टिन का डेल्टा एस भी बताया था, तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्व करो।
चलो देखो सॉल्व कराते हैं। दैट्स वेटेज का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है जेई में, ठीक है, बट जनरली ऑन एन एवरेज हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। तो 9 ग्राम आइस एट 0 डिग्री इज मिक्स्ड विथ 36 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो कि यार आइस जो है वो क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर जो है वो क्या करेगा, हीट लॉस करेगा, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब बाय आइस इज इक्वल टू हीट लॉस बाय वाटर, ठीक है। वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर कम होगा और आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब देखो, जब वाटर जो है वो हीट लॉस करेगा तो कितना हीट करेगा वो निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली उसका मोलार हीट कैपेसिटी दिया है, नहीं मोलार नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, पर ग्राम दिया, तो दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सीपी लिखा है उसको, बट इट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड हीट एब्जॉर्ब बाय आइस, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। सबसे पहले देखो आइस जो है 0 डिग्री पर है, तो हीट एब्जॉर्ब बाय आइस क्या होगा, तो आइस जो है पहले फेस चेंज करेगा। तो पर ग्राम फेस चेंज के लिए देखो कितनी हीट रिक्वायर्ड है, 335 जूल पर ग्राम। फेस चेंज के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, 335 जूल। लेकिन हमारे पास आइस कितना है, 9 ग्राम है, तो इतना हीट रिक्वायर्ड होगा आइस में, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो अभी ये पहले हमारे पास आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आइस अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो जब वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एम एस डेल्टा टी, बट यहाँ पर एस के बजाय उन्होंने क्या लिखा, उस टर्म को सीपी लिखा है, ओके। तो कितना है, 4.18, अच्छा मास कितना है, मास इज 9 इंटू 4.18, ठीक है। सो दिस इज एम एस इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी मीन्स फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर हमें नहीं पता, उसको टीएफ ले लिया, माइनस इनिशियल टेम्परेचर क्या है, आइस कितने टेम्परेचर पर है, 0 डिग्री पर, 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन। तो ये हमारे पास आइस ने हीट एब्जॉर्ब किया है। आइस ने हीट जो एब्जॉर्ब किया, इट शुड बी इक्वल टू हीट लॉस बाय वाटर। तो हीट लॉस बाय वाटर क्या आएगा, वाटर का 36 ग्राम, अच्छा उसका इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा होगा, फाइनल टेम्परेचर कम होगा, तो एम एस, एस उसका कितना दिया है वाटर का, 4.18 इंटू डेल्टा टी। तो अभी डेल्टा टी क्या करेंगे, हमें हमने यहाँ पर हीट लॉस बाय वाटर बोला है, तो ये मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, क्योंकि कितना हीट लॉस हुआ उसकी बात कर रहे हैं ना। तो इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है, फाइनल टेम्परेचर कम है, तो इनिशियल टेम्परेचर 50 डिग्री है, मतलब 323, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो मैग्नीट्यूड में ऑब्वियसली पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव कब आएगा, जब हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर करेंगे, तो 323 माइनस फाइनल टेम्परेचर टी है। सो दैट इज हीट लॉस बाय वाटर, एंड ये वाला जो है हीट लॉस, हीट गेन बाय आइस हो गया, ठीक है। सो यहाँ से कितना आएगा फाइनल टेम्परेचर, यहाँ से फाइनल टेम्परेचर आई थिंक आता है 296.97, ये आता है आई थिंक, ठीक है। सो ये हमें फाइनल टेम्परेचर मिल गया, ठीक है। अब देखो फाइनल टेम्परेचर आ गया, और क्या करना है हमें, इसके बाद हमें निकालना है डेल्टा एस ऑफ आइस। तो डेल्टा एस ऑफ आइस क्या होगा यार, तो आइस देखो दो काम कर रहा है, एक तो वो 0 डिग्री पर वाटर में चेंज हो रहा है ना, वो 0 डिग्री पर क्या हो रहा है, वाटर में चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली फेस चेंज वाला डेल्टा एस लेंगे। इसके अलावा फिर वो चेंज होने के बाद, चेंज होने के बाद 0 डिग्री से हम बोल सकते हैं 273 केल्विन से किस में जा रहा है, इस टेम्परेचर पर जा रहा है 296 केल्विन तक जा रहा है, ओके। तो डेल्टा एस ऑफ आइस क्या हो जाएगा, 9 इंटू 335, ये अपने पास हो गया फेस चेंज के लिए जो हीट है वो, डिवाइड बाय टेम्परेचर 273, ओके। ये फेस चेंज वाला हो गया, प्लस इसके अलावा आइस क्या कर रहा है, इसके अलावा आइस जो है वो 0 डिग्री, हम बोल सकते हैं 273 केल्विन से कहाँ तक जा रहा है, 296 केल्विन तक जा रहा है। तो उसके लिए क्या होता था, एम एस एल एन टी टू बाई टी वन ना, तो एम एस की वजह यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ, सॉरी, एम एम तो हमारे पास 9 ग्राम है, एस की जगह उन्होंने सीपी लिखा है उसको, 9 इंटू 4.18, ये एम एस हो गया, इंटू एल एन टी टू बाई टी वन,
तो T2/T1 क्या होगा आइस का 296.97 डिवाइड बाय 273, तो ये आ गया डेल्टा एस ऑफ आइस। अगर हम बात करेंगे डेल्टा एस ऑफ वाटर तो वो क्या होगा, डेल्टा एस ऑफ वाटर क्या होगा, वाटर जो है उसका अभी एम एस एल एन टी टू माइनस टी सॉरी एम एस एल एन T2/T1 होगा, तो एम इज 36, एस की जगह उन्होंने सीपी लिखा उस टर्म को, तो दैट इज 4.18 इंटू एल एन T2/T1, तो फाइनल टेम्परेचर 296.97 दैट इज T2 डिवाइड बाय T1 मतलब इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर कितना है वाटर का 320। सो डेल्टा एस ऑफ आइस एंड डेल्टा एस ऑफ वाटर आ गया। नाउ व्हाट इज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, ऑब्वियसली दोनों को ऐड कर दोगे। व्हाट अबाउट डेल्टा एस टोटल, तो उसके लिए पहले डेल्टा एस सराउंडिंग में हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज डेल्टा एस सराउंडिंग। तो देखो यहाँ पर हीट जो है, हीट ट्रांसफर जो है सराउंडिंग के साथ वो जीरो है, क्यों है भाई, इंसुलेटेड बोला है, डेल्टा सब सराउंडिंग इज बेसिकली, तो ये जो वैल्यू उन्होंने क्या दिया, जीरो दिया क्योंकि इंसुलेटेड है। ओके, तो ये जीरो आ गया, तो डेल्टा एस टोटल क्या आएगा, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम हो गया बिकॉज सराउंडिंग का तो जीरो है, मीन्स डेल्टा एस आइस प्लस डेल्टा एस वाटर। ठीक है, तो आइस और वाटर का ऐड कर दोगे तो टोटल डेल्टा एस। तो यहाँ पर हमने फेज चेंज का भी यूज कर लिया है, और सेम फिजिकल स्टेट में रहते हुए टेम्परेचर जब चेंज हो रहा है तो डेल्टा एस कैसे निकालेंगे इसका यूज कर। यस सिद्धार्थ, हर्षिल डेल्टा एस फ्यूजन दिया है बट यूनिट पर ग्राम है, मतलब 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 335 जूल लगता है, तो 9 ग्राम को कितना लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 9। तो इतना हीट देने पर वो वाटर में कन्वर्ट हो गया आइस, फिर वाटर में कन्वर्ट होने के बाद वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जाएगा, मान लो TF तक गया, तो फिर इतना हीट वो यूज करेगा वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, सॉरी वाटर में फाइनल टेम्परेचर तक जाने के लिए। तो इतना हीट यूज किया वाटर में के लिए, फिर इतना हीट यूज करेगा एक फाइनल टेम्परेचर तक जाने के लिए, तो इतना टोटल हीट उसने एब्जॉर्ब किया आइस में, एंड इतना हीट फिर क्या करेगा, जो वाटर है वो रिलीज करेगा, ये हम बोल सकते हैं लॉस करेगा। तो हीट गेन बाय आइस इज इक्वल टू हीट लॉस बाय वाटर। दैट्स हीट लॉस इज जीरो, सराउंडिंग के साथ कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा बिकॉज इट इज इंसुलेटेड। तो जो भी वाटर हीट लॉस करेगा वो सारा एक सारा आइस जो है
उसको कन्वर्ट करने में यूज होगा। बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ जो हीट इज लॉस्ट बाय वाटर 50 डिग्रीज पे, उसको आइस, मतलब जो आइस एब्जॉर्ब करेगा ना वाटर से हीट, तो सारा हाँ, हीट नहीं यूज करता आइस। आइस जब सारा वाटर में करेगा, नहीं नहीं सारा यूज हो आइस, रहा है ना। उसके बाद हमने प्लस वाटर भी तो किया है, +9 वो जो आगे आया है। हाँ तो वो तो आइस वाला पार्ट ही है ना, ये भी दिस इज ऑल्सो आइस वाला पार्ट ना, ये पूरा आइस वाला पार्ट है ना, इसको मैं आइस वाला पार्ट ही तो बोलूंगा। वाटर में कन्वर्ट हो गया, बट कौन सा वाटर है वो? 9 ग्राम आइस वाला वाटर। हाँ सर, तो आई एम सेइंग ऑल ऑफ द वाटर वाला लॉस एनर्जी इजंट यूज जस्ट ओनली फॉर कन्वर्जन, लाइक 335 into 9, बस उतना देख ही। एक, अगर तू नहीं, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट ये वाला हीट। इसके अलावा ये जो हीट है ये क्या है? जब आइस, जो 9 ग्राम आइस था, वाटर में कन्वर्ट होने के बाद एक फाइनल टेम्परेचर तक जाएगा, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर इज नॉट 0 डिग्री। समझाया? फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री थोड़ी है। हाँ यस सर, ओके सर। तो वो जो 9 ग्राम आइस है वो भी तो हायर टेम्परेचर तक जाएगा, तो उसमें इतना हीट यूज हो जाएगा सेकेंड वाला, जब वो हायर टेम्परेचर तक जाएगा। यस सर। सोनक मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, फर्स्ट लॉ आएगा एंड थर्मोकेमिस्ट्री आएगा। पीडब्ल्यूटी में फर्स्ट लॉ एंड थर्मोकेमिस्ट्री आएगा, एंट्रोपी और उसके बाद वाला पार्ट नहीं आएगा।
यस सर से। तो ना आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास हो गया डेल्टा एस ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड डेल्टा एस ऑफ फेस। तो नाउ नेक्स्ट हम लेंगे डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन। डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन। तो डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन जो है, रिएक्शन ऑब्वियसली रिएक्शन, याद रखना इट इज सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू मोलार एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट minus sum of stoichiometric coefficient into molar entropy of reaction. ठीक है, प्रोडक्ट का मोलार एंट्रोपी का सम एंड माइनस रिएक्टेंट का मोलार एंट्रोपी का सम, तो दैट इज डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन। अच्छा देखो, अभी तक जितने भी चीजें हम देख रहे थे सभी में यहाँ पर डेल्टा आता था ना, लेकिन यहाँ पर डेल्टा नहीं, यहाँ पर क्या है, मोलार एंट्रोपी है या एब्सोल्यूट वैल्यू एंट्रोपी। तो एक्चुअल में क्या है, डेल्टा एच डेल्टा यू ये सब निकालते थे, लेकिन एस निकाल सकते, मतलब याद है ना मैंने बताया था एच और यू नहीं निकाल सकते, उनका डेल्टा निकाल सकते, बट ऐसा एंट्रोपी के साथ नहीं है। एंट्रोपी का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला जा सकता है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एंट्रोपी ना कि डेल्टा। तो एंट्रोपी एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकाला जाता है पता है, आगे बताएंगे वैसे हो। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी is determined using third law of thermodynamics. So third law of thermodynamics को यूज करके एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी निकाल सकते। ओके, सो डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोलार एंड स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू मोलार एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एसएम इज मोलार एंट्रोपी, मतलब पर मोल का एंट्रोपी। ठीक है, सो मोलार एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ मोलार एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट कर सकते हैं, ऑब्वियसली स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको यूज करके हम किसी भी रिएक्शन का क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा एस निकाल सकते हैं, अगर हमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का क्या दिया है, मोलार एंट्रोपी दिया हुआ। मोलार एंट्रोपी मतलब पर मोल एंट्रोपी, है ना। तो इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 39। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 39।
तो चलो करा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39, हमें यहाँ पर डेल्टा एस निकालना है किसका? ट्वाइस NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2 इस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एस क्या होगा? तो इट इज एंट्रोपी ऑफ N2 प्लस 3, ऑब्वियसली यहाँ पर डेल्टा एस नॉट है, मतलब स्टैंडर्ड वाली बात की है, तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड दी हुई है बोला एंट्रोपी। तो 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ H2 एंड माइनस 2 टाइम्स, क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ NH। तो देखो N2 का कितना दिया है? N2 का दिया हमें -114.99। H2 का कितना दिया है? H2 का दिया -98.74 एंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ NH3 का कितना है? -304.99। ओके, सो ये हमारे पास दी हुई वैल्यू है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 198.8 जूल पर कैलोरी। ठीक है, तो अब देखो क्या है एक्चुअली ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हम बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं। कैसे? यार मैंने तुम्हें एक डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन का साइन बताया था, याद है? जब हम एंट्रोपी स्टार्ट किए थे तो हमने तुम्हें बताया था कि किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कैसे देखेंगे, याद आया? अगर रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी पॉजिटिव होगा, अगर रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम हो रहे हैं तो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा, याद आया? तो इस रिएक्शन में देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या है, बढ़ रहे हैं ना, 2 से 4 आ रहे हैं, है ना? तो 2 से 4 आ रहे हैं, तो डेल्टा एस क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। और एक ही ऑप्शन में डेल्टा एस जो है पॉजिटिव है, डी ऑप्शन, बाकी सभी में नेगेटिव डी है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व किए बगैर भी मतलब इसका आंसर हम बता सकते हैं। ओके, इस रिएक्शन का डेल्टा एस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, एंड पॉजिटिव ऑप्शन एक ही है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 39। अब आगे चलते हैं। सिद्धि, मैंने पहले तुम्हें बताया है कि अगर एंट्रोपी वाले नोट्स देखो, एंट्रोपी जब हमने स्टार्ट किया था तब के नोट्स देखो, अगर किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं तो डेल्टा एस पॉजिटिव रहता है, एंड अगर किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम हो रहे हैं तो डेल्टा एस नेगेटिव होता है ना। यहाँ पर देखो रिएक्टेंट साइड 2 है एंड प्रोडक्ट साइड 4, तो गैस के मोल्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं, 2 से 4 आ रहे हैं। ओके, सो डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव। इस रिएक्शन का जो डेल्टा एस है वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, एंड पॉजिटिव ऑप्शन एक ही हमें दिया है, बाकी नेगेटिव।
नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि मतलब कुछ ज्यादा है नहीं, बस उसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए। तो ये बोलता है कि देखो हमने क्या बोला कि सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होती है, उससे ज्यादा लिक्विड की होती है, और सबसे ज्यादा एंट्रोपी गैस की होती है ना। तो 0 केल्विन टेम्परेचर जो है, 0 केल्विन टेम्परेचर, उस पर सॉलिड की जो एंट्रोपी है वो 0 लेते हैं। ओके, तो एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट सॉलिड या परफेक्ट क्रिस्टलिन सॉलिड is taken as 0 at absolute 0 Kelvin temperature. तो एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पर किसी भी परफेक्ट सॉलिड जो है, परफेक्ट क्रिस्टलिन सॉलिड जो है, उसका एंट्रोपी क्या लिया जाएगा? 0 लिया जाएगा। ओके, सो दिस इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो क्या है, हमारे पास डेल्टा एस जो है वो क्या हो गया, मतलब 0 केल्विन से टी केल्विन तक कोई सब्सटेंस गया, ठीक है। 0 केल्विन से टी केल्विन तक कोई सब्सटेंस गया, तो डेल्टा एस को क्या बोल सकता हूँ? डेल्टा एस है टी केल्विन माइनस, मतलब एंट्रोपी एट टी केल्विन माइनस एंट्रोपी एट 0, ये बोल सकते हैं ना। ओके, एंड एंट्रोपी एट 0 केल्विन क्या है? ये 0 है ना। तो जो भी हमारे पास डेल्टा एस होगा 0 केल्विन से टी केल्विन तक का, वही क्या होगा? एंट्रोपी एट टी केल्विन हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर हमें एंट्रोपी एट टी केल्विन निकालना तो वो क्या आ जाएगा? डेल्टा एस के इक्वल आ जाएगा। तो इस टाइप से किसी भी सब्सटेंस का मोलार एंट्रोपी एट एनी टेम्परेचर निकाल पाए। ठीक है, एस टी यहाँ पर क्या है? एस टी जो है, एस टी यहाँ पर टी केल्विन पर एंट्रोपी है, और एस 0 केल्विन पर एंट्रोपी है। तो 0 केल्विन पर एंट्रोपी कितना है? 0। यस सिद्धार्थ। परफेक्ट क्रिस्टल का मतलब होता है, देखो हमारे पास पूरी तरह पैक स्ट्रक्चर जो होती है, हमारे पास सॉलिड दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड होता है और दूसरा अमोर्फियस सॉलिड होता है। रबर वगैरह जो है सॉलिड है, बट वो अमोर्फियस सॉलिड है। ओके, एंड डायमंड वगैरह जो है वो क्रिस्टलिन सॉलिड। ओके, तो 0 केल्विन पर हमारे पास कोई सॉलिड जो है एक तरह से परफेक्ट क्रिस्टल है, मतलब पूरी तरह उसका स्ट्रक्चर पैक स्ट्रक्चर है। ओके, तो वहां पर उसका 0 एंट्रोपी लिया जाता है। बोलो। So like at other temperatures not 0, उस पे क्या, उस पे डायमंड के मॉलिक्यूल जैसे हिल रहे होते हैं, लाइक मोशन में रहते हैं। तो मोशन में नहीं होते, बट वो अब देखो, हम बात ऐसे नहीं करें, हम डायमंड की बात करते हैं। बात करें जैसे मान लो ऑक्सीजन गैस, मुझे ऑक्सीजन गैस का एंट्रोपी निकालना है, ओके, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। लेकिन ऑक्सीजन गैस जो है
वो 0 केल्विन पर एकदम परफेक्ट क्रिस्टल रहे, ऐसा है। अच्छा, गैस फ्रीज हो जाएगा एंड लिक्विड आल्सो। हाँ, तो अगर तो डायमंड की बात करेगा, डायमंड का तो उस पर्टिकुलर किसी भी टेम्परेचर पर मतलब परफेक्ट क्रिस्टल ही है, तो वहां पर उसका 0 ही है, ठीक है। या उसका एंट्रोपी बहुत कम है। सॉलिड का तो वैसे ही हमने बताया एंट्रोपी कम है, लेकिन कोई भी सब्सटेंस हो वो 0 केल्विन पर सॉलिड ही रहेगा, और वो भी परफेक्ट सॉलिड रहेगा, ठीक अच्छा, है। ओके। चाहे ओके। ऑक्सीजन गैस है, कोई भी गैस हो, तो 0 केल्विन पर उसका हम क्या एंट्रोपी लेंगे, 0 ले। अच्छा, तो वो फ्रीज हो जाता है देन हार्ड हो जाता है, तो फिर रैंडमनेस हाँ 0 हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ओके। हर्षिल, अभी अभी मैंने ऑक्सीजन की बात की थी, तो ऑक्सीजन क्या सॉलिड है क्या? नहीं ना, ऑक्सीजन गैस होता है ना। तो ये लॉ तो सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो कोई भी सब्सटेंस जो है 0 केल्विन सॉलिड रहता है, ये बोला गया है। पर 0 केल्विन वो सॉलिड रहेगा, तो वहां पर उसका एंट्रोपी क्या लेंगे, 0 लेंगे। नो दैट बहुत कम रहेगा, क्योंकि एकदम वो परफेक्ट तरह से क्रिस्टलिन सॉलिड नहीं होगा, है ना। एट हायर टेम्परेचर वो परफेक्ट, एकदम पूरी तरह परफेक्ट क्रिस्टलिन सॉलिड नहीं होगा, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत रेंडमनेस रहे। तो 0 नहीं लेंगे, या बस बहुत लाइक बहुत कम रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 0 ही हो जाएगा। एंड एट 0 केल्विन तो सारे सब्सटेंस का 0 लेंगे। यस। तो दिस इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ना आप अभी देखो क्या है, अगर हमें पता करना है यार स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो हमने क्या बताया था तुम्हें तरीका? कोई प्रोसेस जो है या कोई रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है या नहीं, तो इसके लिए क्या तरीका बताया था हमने? डेल्टा एस टोटल निकालते थे ना। तो डेल्टा एस टोटल अगर ग्रेटर देन 0 आता था तो स्पॉन्टेनियस होता था, लेस देन 0 आता था तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता था, ओके, और इक्वल टू 0 आता था तो इक्विलिब्रियम होता था। याद आया? तो भी यार डेल्टा एस टोटल निकालने के लिए मुझे डेल्टा एस सिस्टम भी चाहिए और डेल्टा एस सराउंडिंग भी चाहिए, दोनों चीजें पता होंगी। अगर डेल्टा एस टोटल निकालना है तो डेल्टा एस सिस्टम भी पता होना चाहिए और डेल्टा एस सराउंडिंग भी, तभी हम बता सकते हैं कि यार हमारे पास डेल्टा एस टोटल क्या है एंड प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो दोनों पता होने चाहिए तभी बता पाएंगे। लेकिन अभी देखो हम इसके लिए एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि जस्ट अगर हमें सिस्टम का पता हो तो हम बता देंगे कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं, बस सिस्टम का पता हो तो, ठीक है। तो नया फंक्शन जो है वो है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी के। तो नया फंक्शन जो है इसको डिफाइन किया गया कुछ इस टाइप से, एच माइनस सी एच, ठीक है। इस फंक्शन को गिब्स फ्री एनर्जी बोल दिया, और इसको डिफाइन कैसे किया, एच माइनस सी एच। तो स्टेट फंक्शन है
तो हाँ, सो स्टेट फंक्शन है। नाउ g इक्वल टू h माइनस टी एस, ठीक है। सो डेल्टा g क्या हो जाएगा यार, g जो है h माइनस टी एस है, तो डेल्टा g क्या होगा, डेल्टा g जो है ये रहेगा डेल्टा h माइनस टी डेल्टा एस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा जी को हम क्या बोल देंगे, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा। अब देखो हमारे पास डेल्टा एस टोटल जो है ये क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, है ना। तो फॉर स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस टोटल जो है ये होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग जो है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। नाउ डेल्टा एस सराउंडिंग कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ क्यू सिस्टम बाय टी, तो ये होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब देखो क्यू सिस्टम को हम क्या लिखेंगे, तो पहले लिख लो, ये आगे बताते हैं क्या लिखेंगे इसको। दैट इट इज एच माइनस टी एस, ये फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया स्पॉन्टेनिटी पता करने के लिए। हमें स्पॉन्टेनिटी पता करनी है तो डेल्टा एस सिस्टम भी पता होना चाहिए और सराउंडिंग भी। बट अगर हमें जस्ट सिस्टम का डेल्टा जी पता हो तो हम बता सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं, तो इसलिए फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। इस फंक्शन को गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, इट इज एच माइनस टी एस। फॉर स्पॉन्टेनियस हो गया सबका।
ओके, अब देखो कांस्टेंट प्रेशर जो है उस पर हम क्यू को क्या लिख सकते हैं यार? एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू क्या होता है यार? हर्षिल वो डिफाइन ऐसे किया गया। हाँ, सो क्यू क्या होता है एट कांस्टेंट प्रेशर? तो एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू सिस्टम को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा सिस्टम लिख सकते हैं ना? ओके, तो अब देखो डेल्टा सिस्टम प्लस क्या था? डेल्टा सराउंडिंग था, और डेल्टा सराउंडिंग हमने क्या लिखा? माइनस ऑफ क्यू सिस्टम बाई टी लिखा ना? तो डेल्टा सिस्टम माइनस क्यू सिस्टम का हम लिख देंगे डेल्टा सिस्टम एंड डिवाइड बाई टी। ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। हम बोल सकते हैं कि टी इंटू डेल्टा सिस्टम माइनस डेल्टा सिस्टम होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। टी से मल्टीप्लाई कर दे इस पूरे को। अब इसको दूसरी साइड अगर हम लेके आएंगे तो ये क्या आ जाएगा? दिस इज डेल्टा सिस्टम माइनस टी डेल्टा सिस्टम लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या है? डेल्टा सिस्टम माइनस टी डेल्टा सिस्टम इज लेस देन जीरो, मतलब डेल्टा जी सिस्टम लेस देन। ठीक है, तो डेल्टा जी सिस्टम अगर लेस देन जीरो हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। ओके, अच्छा, लेकिन हमने यहाँ पर दो कंडीशन लिए। एक तो पहले कांस्टेंट टेम्परेचर हमने लिया था, क्योंकि डेल्टा जी को हम डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच तभी लिख पाएंगे जब कांस्टेंट टेम्परेचर है, क्योंकि इसका डेल्टा जब लेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तभी तो टेम्परेचर को बाहर लेंगे ना। तो एक तो हम यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर ले रहे हैं। ओके, इसके अलावा हमने क्यू सिस्टम को डेल्टा एच सिस्टम लिख दिया। ये कब लिखा जा सकता है? जब कांस्टेंट प्रेशर है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पर ये कंडीशन आ रही है स्पॉन्टेनियस के लिए। तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर कब होता है? रिएक्शन के लिए। रिएक्शन जो है वो कब होती है? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, तो डेल्टा एस सिस्टम इज लेस देन जीरो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है किस केस में होता है? रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो दैट इज फॉर रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन का अगर हमें स्पॉन्टेनिटी देखना है तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि डेल्टा जी जो है वो लेस देन जीरो है, तो कोई भी रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी किसी रिएक्शन का लेस देन जीरो आता है ना, तो वो रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। क्योंकि ये जो कंडीशन आई है ये किसके लिए आई है? ऐसा प्रोसेस जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हो। तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए हमें पता है यार, रिएक्शन तो होता ही है ना। रिएक्शन जो है, कोई भी रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हो रहा होता है। तो रिएक्शन के लिए हम बोल सकते हैं कि ये एप्लीकेबल है कि डेल्टा जी जो है वो लेस देन जीरो है, तो हम बोल देंगे कि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन।
हो गया सबका? तो डेल्टा जी अगर लेस देन 0 है तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। ओके, तो इसको हम फिर से एक बार लिखते हैं कि इफ डेल्टा जी लेस देन 0, ऑब्वियसली सिस्टम का ही है, ठीक है। इफ डेल्टा जी लेस देन 0 देन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन 0 आ गया देन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। मतलब अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 आ रहा है मतलब रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। एंड अगर डेल्टा जी इक्वल टू 0 आया देन ऐसे केस में इक्विलिब्रियम आएगा। ऐसे केस में रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गए स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, या फिर ऐसे किसी प्रोसेस के जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होगा, ठीक है। बट ऐसा जनरली कोई प्रोसेस होगा नहीं जो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है यार गैस का, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी कांस्टेंट हुआ ना, है कि नहीं? क्योंकि प्रोसेस में जनरली हम गैस लेते हैं। आइडियल गैस में अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को ही कांस्टेंट रख देंगे तो वॉल्यूम भी तो कांस्टेंट हुआ। तो अगर तीनों ही कांस्टेंट हो गए तो ऐसा कोई प्रोसेस होता ही नहीं है ना। ओके, तो जनरली हम ये बात करेंगे रिएक्शन के लिए। रिएक्शन जो है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हो। ओके, तो नाउ क्वेश्चन सॉल्व करो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 40। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करो। प्रोसेस मतलब थर्मोडायनिक प्रोसेस। ओके, रिएक्शन इज ऑल्सो प्रोसेस। ये इसको ऐसे तुम बोल लो कि एवरी प्रोसेस इज नॉट रिएक्शन बट एवरी रिएक्शन इज प्रोसेस। ओके, हर रिएक्शन को प्रोसेस तो बोल ही सकते हैं बट हर प्रोसेस को रिएक्शन थोड़ी बोल सकते हैं। ओके, सो रिएक्शन एक डिफरेंट टाइप का प्रोसेस हो गया, इसको हम रिएक्शन ही बोले तो ज्यादा
आयांश सर, यस सर। तो तो देखो यहाँ पर हमें रिएक्शन जो है वो दी है। तो उन्होंने बोला है कि एट विच टेम्परेचर विल द फॉलोइंग प्रोसेस वुड नॉट बी स्पॉन्टेनियस। वुड नॉट बी स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा जी जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो डेल्टा जी मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच जो है वो होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। तो डेल्टा एच कितना है, इट इज -20 किलो जूल। याद रखना किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना है, क्यों, क्योंकि डेल्टा एच जूल में है ना। तो ये हो गया -3 इंटू डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच इज -50। तो यहां से क्या आया, इट इज -20,000 प्लस 50 इंटू टी इज इक्वल टू, मतलब इज ग्रेटर देन जीरो। तो 50 इंटू टी यहाँ से क्या आ गया, ग्रेटर देन 20,000। तो टी क्या आ गया, ग्रेटर देन 20,000 डिवाइड बाय 50। ये हम बोल सकते हैं टी जो है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 400। ओके, सो टेम्परेचर जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 400 केल्विन होना चाहिए। अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 400 केल्विन है तो ऑब्वियसली वो रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस नहीं है। ठीक है। इक्विलिब्रियम, वो तो इक्विलिब्रियम हो गया ना, नॉन स्पॉन्टेनियस पूछा है। ओके, नॉन स्पॉन्टेनियस पूछा है, नॉट बी स्पॉन्टेनियस मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वाली जो रिएक्शन है वो भी पॉसिबल है, बट वहां पर क्या है, इक्विलिब्रियम बना हो। बोलो। सर लाइक नॉन स्पॉन्टेनियस हम बोल सकते हैं ना, इधर इक्विलिब्रियम या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस का तो अलग ही क्राइटेरिया होगा ना, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉट भी स्पॉन्टेनियस नॉन लिखा है वहां पे स्पॉन्टेनियस, ना। हाँ तो उसका मीनिंग वही नॉन स्पॉन्टेनियस ही है। अच्छा ओके सर। यस सिद्धार्थ। सो तो डेल्टा जी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। ठीक है। नाउ डेल्टा जी और डेल्टा एच, एस का जो साइन है उसके अकॉर्डिंग हम डेल्टा जी का साइन बोल सकते हैं कब नेगेटिव होगा। अर्सिल ऑब्वियसली कोई यूज नहीं है, उसका क्या यूज है, उसका रिएक्शन का डेल्टा एच और डेल्टा एच दे दिया है, बस ये देखना कि वो रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो रिएक्शन का यूज ये है कि रिएक्शन दी हुई है और रिएक्शन के लिए ही हम अप्लाई कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, ये इसका यूज है। समझाया, डेल्टा जी लेस देन जीरो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड डेल्टा जी इक्वल टू जीरो इक्विलिब्रियम। ये रिएक्शन के लिए ही तो पॉसिबल है। यस दैट। तो देखो
तो अब देखो, तो डेल्टा जी जो है वो क्या है, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा एच का साइन देखते हैं, डेल्टा एस का साइन देखते हैं, और फिर देखते हैं डेल्टा जी का साइन क्या होगा, एंड देन कंक्लूजन देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव, देखो डेल्टा एच नेगेटिव होता है मतलब हीट रिलीज हो रही है, जब भी हीट रिलीज होती है किसी रिएक्शन में तो यार वो फेवरेबल है, क्योंकि हीट रिलीज होगा तो क्या प्रोडक्ट का हीट, प्रोडक्ट का एनर्जी कम होगा और रिएक्शन का ज्यादा। ये हम बोल सकते हैं जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना वो फेवरेबल रिएक्शन है ना। तो अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है ना तो वो फेवरेबल रिएक्शन, मतलब डेल्टा एच फेवर कर रहा है स्पॉन्टेनिटी को, और रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव है तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या है, डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए है ना, तो वो भी अच्छी बात। तो अगर दोनों यहाँ पर देखो फेवरेबल है तो ऐसी रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस आती है। साइन से देख लो, यहाँ पर देखो डेल्टा जी का से देखो साइन क्या आता है, डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव था तो पॉजिटिव है, लेकिन आगे नेगेटिव साइन की वजह से ये भी नेगेटिव ही हो गया पूरा। तो ऐसी वैल्यू देखो नेगेटिव आएगी ऑलवेज, ये हम बोल सकते हैं नेगेटिव एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। ऐसे केस में डेल्टा जी नेगेटिव आएगा चाहे कोई भी टेम्परेचर, तो हम बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस ऑलवेज, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस, ओके। जिस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एच पॉजिटिव हो ऐसी रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं कि डेल्टा एच तो नेगेटिव ही रखते हैं और डेल्टा एच को भी नेगेटिव कर देते हैं। अब देखो डेल्टा एच तो फेवर कर रहा है बट डेल्टा एच अपोज कर रहा है स्पॉन्टेनिटी को, तो अभी देखो कब ये नेगेटिव हो सकता है, तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव है लेकिन डेल्टा एच नेगेटिव है तो आगे नेगेटिव साइन की वजह से सेकंड वाला जो पार्ट है ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया और ये नेगेटिव आ गया। तो ऑरल वैल्यू नेगेटिव कब आएगी बताओ, जब सेकंड वाला पार्ट छोटा हो, है ना, तभी ऑरल वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। तो सेकंड वाला पार्ट छोटा कब होगा, जब टेम्परेचर क्या हो, लो, है ना, क्योंकि टी इंटू डेल्टा एस वाला पार्ट छोटा होना चाहिए, तो लो टेम्परेचर होगा तब ये पॉसिबल है। हम बोल सकते हैं नेगेटिव एट लो टेम्परेचर, या फिर हम बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। तो ऐसी रिएक्शन लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस है। नाउ अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, अब देखो डेल्टा एस फेवर कर रहा है क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया, लेकिन डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है तो अपोज कर रहा है। ये एक तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिक्वायर्ड है ना, तो ये फेवरेबल नहीं होता है कि हीट रिक्वायर्ड हो किसी रिएक्शन का। तो ऐसी रिएक्शन कब होगी, तो देखो ये वाला पार्ट पॉजिटिव एंड डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो सेकंड वाला पार्ट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है ना। ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है, जब सेकंड वाला पार्ट बड़ा हो, तो सेकंड वाला पार्ट बड़ा कब होगा, जब टेम्परेचर हाई, ओके। तो ये आएगा नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर, हम बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। एंड अब आता है हमारे पास लास्ट वाला केस, जिसमें हम बोलेंगे कि डेल्टा एस पॉजिटिव है, अपोज कर रहा है, और डेल्टा एस नेगेटिव ये भी अपोज कर रहा है, दोनों अपोज कर रहे हैं स्पॉन्टेनिटी को। तो जब दोनों स्पॉन्टेनिटी को अपोज कर रहे हैं तो ये कभी स्पॉन्टेनियस होगी नहीं रिएक्शन, देख लो चाहे साइन से देख लो, ये वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव, और डेल्टा एस नेगेटिव है तो उसकी वजह से नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो सेकंड वाला पार्ट भी पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में डेल्टा जी ऑलवेज पॉजिटिव आ गया, चाहे तुम कोई भी टेम्परेचर ले लो, डेल्टा जी जो है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव एट ऑल टेम्परेचर, ये हम बोल सकते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस ऑलवेज, ठीक है। तो ऐसे केस में रिएक्शन जो है ऑलवेज क्या हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, सो ये हमारे पास रिएक्शन के बारे में हमने बता दिया कि कब कब स्पॉन्टेनियस हो सकता
यस यू कैन रिमेम्बर दिस, बाकी तो निकाल भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। डेल्टा जी और डेल्टा एस वगैरह का साइन पता हो तो बता भी सकते हो कि कब स्पॉन्टेनियस है कब नहीं, बाकी लर्न भी कर सकते हो। इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली यहाँ पर सेकंड और थर्ड केस में इक्विलिब्रियम आ सकता है, फर्स्ट केस में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा और लास्ट वाले केस में भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे केस में फर्स्ट वाले केस में ऑलवेज डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, और लास्ट वाले केस में डेल्टा जी ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। तो इक्विलिब्रियम सेकंड और थर्ड केस में ही आ सकता है, सेकंड और थर्ड केस में ही कोई ऐसा टेम्परेचर आ सकता है जहां पर डेल्टा जी जीरो। यस सर, ऑब्वियसली सेकंड और थर्ड केस में नॉन स्पॉन्टेनियस भी आ सकता है, डिफरेंट है ना। सेकंड केस में नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा जब टेम्परेचर हाई रखेंगे, और थर्ड केस में नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा जब टेम्परेचर लो रखेंगे। हाँ तो वो तो हमने बताया ना कि अगर दोनों की दोनों हमारे पास नेगेटिव है, देन टेम्परेचर क्या होना चाहिए स्पॉन्टेनिटी के लिए, लो होना चाहिए, और जब दोनों पॉजिटिव है तो ऐसे केस में टेम्परेचर स्पॉन्टेनिटी के लिए हाई होना चाहिए। वो टेम्परेचर बेस्ड होगा सेकंड और थर्ड केस। ऐसे केस में ऐसा नहीं कि ऑलवेज स्पॉन्टेनियस या ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाए, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा सेकंड और थर्ड केस में। हो गया सबका। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि कब कौन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो नेक्स्ट लिखो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का डेल्टा जी अगर हम निकालेंगे, जैसे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालते थे वैसे, ठीक है। तो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन यूजिंग डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन, तो सेम वैसा ही है जैसा डेल्टा एच वाला था। तो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन किसका, प्रोडक्ट का, माइनस समेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन किसका, रिएक्टेंट। तो किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी अगर हमें निकालना है, और डेल्टा जी एफ दिया है, डेल्टा जी एफ मतलब फॉर्मेशन वाला डेल्टा जी, ठीक है। हियर डेल्टा जी एफ इज डेल्टा जी फॉर फॉर्मेशन।
ठीक है, किसी रिएक्शन का फॉर्मेशन का या किसी सब्सटेंस के फॉर्मेशन का जो डेल्टा जी है वो। अच्छा याद रखना, जैसे डेल्टा एच एफ हम एलिमेंट का जीरो लेते थे, वैसे डेल्टा जी भी ले सकते हैं। ओके, तो डेल्टा जी एफ ऑफ एलिमेंट इन स्टेबल स्टेट इज टेकन एज जीरो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेल्टा जी एफ ऑफ O2 गैस जो है वो क्या रहेगा, जीरो। ओके, तो जितने भी एलिमेंट है उनका गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब डेल्टा जी एफ जो है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा अगर स्टेबल स्टेट में। जैसे डेल्टा एच लेते थे वैसे ही। तो जैसे डेल्टा एच एफ जो है जीरो होता है ना एलिमेंट्स का, जैसे डेल्टा एच एफ जीरो होता है, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन जैसे एलिमेंट का जीरो होता है, वैसे ही डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन भी एलिमेंट का क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हमने बता दिया कि O2 गैस में अगर है तो उसका डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन दोनों क्या लेंगे, जीरो ही लेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया डेल्टा जी वाला पार्ट। नाउ अभी हमने देखो तुम्हें एफिशिएंसी ऑफ इंजन वगैरह की बात की थी ना, याद है? हमने बोला था कि कोई भी इंजन जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं होता, या सारी की सारी जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं की जा सकती, याद आया? तो उसका एक फॉर्मूला एफिशिएंसी निकालने का, वो फॉर्मूला बता देते हैं, बाकी उसका कुछ है नहीं उतना यूज।
उस पर भी बेस्ट क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, क्योंकि वो फिजिक्स में जनरली इस पे क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में नहीं आते। ओके, तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो देखो क्या होता है, हमारे पास ये जो इंजन है, इनके केस में क्या होता है, अब ये कोई इंजन है मान लो, इसको कुछ हीट दिया, ठीक है, हीट गिवन, मान लो इस हीट गिवन को हम बोल देते क्यू एच। क्यू एच क्यों बोलेंगे, बिकॉज हायर टेम्परेचर होगा इधर, ठीक है, हीट जब दे रहे हैं तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा। एंड अब यहाँ पर क्या है, कुछ हीट लॉस हो जाता है, उसकी वजह से वर्क पूरा पूरा हीट जो है वर्क में कन्वर्ट नहीं होता, तो जो हीट लॉस हुआ है उसको मैं क्यूसी बोल देता हूँ, बिकॉज ये सराउंडिंग की वजह से होगा हीट लॉस, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो सी फॉर कोल्ड, एच फॉर हॉट। एंड इसके साथ साथ कुछ वर्क किया है, ठीक है। सो हीट गिवन जो है ये क्या आना चाहिए, यहाँ से हम देख सकते हैं हीट हमने दिया क्यू एच, उसमें से इतना हीट लॉस हो गया एंड इतना वर्क किया, है ना। तो क्यू एच जो है क्यू सी प्लस डब्ल्यू होना चाहिए। ओके, क्यू एच जो है वो क्यू सी प्लस डब्ल्यू होना चाहिए। तो एफिशिएंसी जो है ये क्या होता है, देखो एफिशिएंसी जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ईसा से। ये एन को थोड़ा सा लंबा कर दो ना, एन की टांग को लंबा कर दो, तो इट इज ईसा। एफिशिएंसी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ईसा। एन की टांग को थोड़ा सा लंबा कर दिया, तो ये क्या होता है, इट इज वर्क डन डिवाइड बाय हीट गिवन। एंड अगर परसेंटेज निकालना देन मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर सकते हो। अगर एफिशिएंसी का क्या निकालना है, परसेंटेज, इतना एफिशिएंसी अगर 100% है तो मतलब पूरा की पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट हो गया। अगर एफिशिएंसी 80% है, मतलब जो भी हमने हीट दिया उसका जस्ट 80% वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो क्या आ गया, तो एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाय हीट गिवन इज क्यू एच इंटू 100। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया। तो वर्क डन डिवाइड बाय हीट गिवन इंटू 100 इज एफिशिएंसी। तो अब ये एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है ये टेम्परेचर के टर्म्स में भी आ सकता है, देखो। यस वेदांत, हमने लॉ में ही बता दिया था, सेकंड लॉ में, कि कोई भी हीट इंजन जो है 100% एफिशिएंट नहीं होता। दैट्स व्हाई डब्ल्यू जो है ऑलवेज लेस देन क्या होगा, क्यू एच, या क्यूसी का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो देखो हमें पता है कि क्यू एच इक्वल टू क्यू सी प्लस डब्ल्यू है ना, तो डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू कैन बी रिटन एज क्यू एच माइनस क्यू सी। तो ईटा क्या हो गया, ईटा ईटा क्या है, इट इज डब्ल्यू डिवाइड बाय क्यू एच इंटू 100 है ना। तो डब्ल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, क्यू एच माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच इंटू 100। तो इट इज 1 माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच इंटू 100। ये भी एफिशिएंसी आ गया। इसके अलावा अब यहाँ पर क्यूसी एंड क्यूएच का जब रेशियो देखा जाता है तो ये टीसी अपॉन टीएच आ जाता है। टीसी मतलब लोअर टेम्परेचर, टीसी मतलब टीएच मतलब हायर, ठीक है। टीसी मतलब सी फॉर कोल्ड और एच फॉर हॉट, ठीक है। तो लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर करेंगे। तो अभी एफिशिएंसी क्या आ गया, एफिशिएंसी इज 1 माइनस टीसी डिवाइड बाय टीएच इंटू 100। ओके, तो अगर हमें टेम्परेचर दिए हैं तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, और अगर वर्क और हीट गिवन दिया है देन दूसरा फॉर्मूला होगा।
तो ये QC अपॉन QH जो है TC बाई TH डेरिवेशन है इसका, बट वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, दैट्स व्हाई हमने वो बताया नहीं। ठीक है, वो डेरिवेशन सिलेबस में है, मतलब सिलेबस में नहीं, दैट्स व्हाई हमने नहीं बताया। जस्ट फॉर्मूला याद रखो, एफिशिएंसी जो है इसका फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, 3 फॉर्मूले हैं जो हमने बॉक्स में बताए तुम्हें, ये तीनों फॉर्मूले याद रखो एफिशिएंसी के लिए। एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया, और 2 फॉर्मूले ये है। ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखो। यस सर, टीसी मतलब कोल्ड टेम्परेचर और टीएच मतलब हॉट वाला टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली टीसी मतलब लेस टेम्परेचर और टीएच मतलब हायर वाला टेम्परेचर। सो ये ऐसा भी बोल सकते हो, टीसी जो है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर है और टीएच जो है इंजन का टेम्परेचर। ओके, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा और इंजन का टेम्परेचर ज्यादा होगा, इंजन गर्म रहेगा ना, तो इंजन का टेम्परेचर ज्यादा होगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम। सो दैट्स इट, चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। होमवर्क जो है वो ऑब्वियसली फुल चैप्टर है। ठीक है, पूरा चैप्टर तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। बोलो। Sir, when will you keep a doubt session? डाउट सेशन नेक्स्ट वीक, डाउट सेशन ही मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो है डाउट सेशन ही है। इसके अलावा Yes, sir. अपना आई थिंक डाउट सेशन लगा भी है इस वीक। And sir, for the कल आई थिंक exam we डाउट only सेशन है have, ना कल। yes sir, and for the exam we don't have second law and Gibbs free energy law, right? यस यस यस, बिल्कुल एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी वाला पार्ट मतलब TWT में नहीं। Okay, thank you, sir. या सो चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, सो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर। यस बोलो, तुम्हें क्या डाउट है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री नहीं है ना? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री क्या है बे? सॉरी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हाँ, तो अभी इसको क्या बताया मैंने, कौन सी लैंग्वेज में बताया? एंट्रोपी वाला पार्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ही आता ना। तो एंट्रोपी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, गिब्स फ्री एनर्जी, कुछ भी नहीं है TWT में। TWT में फर्स्ट लॉ है और थर्मोकेमिस्ट्री।